नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं जिन अभ्यर्थियों का यू टेट का पेपर फर्स्ट है। और इस वीडियो में हम यू टेट पेपर फर्स्ट यानी कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्राथमिक अध्यापक के लिए, जो कि हमारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा रामनगर बोर्ड कराता है, इसने 2015 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं ईवीएस के, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग पिछले 10 वर्षों के जो पेपर है मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक ईवीएस के अंदर ज़्यादा तैयारी नहीं की है या आपने की ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि ईवीएस की एक क्लास ही काफ़ी है कि अगर आपको 30 में से 30 नंबर लेकर आने हैं, तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है आप उनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपके ईवीएस में 30 में से 30 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर भाई हम 10 वर्षों के पेपर हल कराने वाले हैं और 10 वर्षों का मतलब हो गया कि 300 क्वेश्चंस, और 300 क्वेश्चंस जब आप कवर कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आपके जो नंबर हैं ईवीएस में से पूरे 30 में के 30 आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा आपने अच्छे से देखना है और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपने उनको अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहता है, कितना रहता है, आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और इतने कम समय के अंदर आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी अभी तक 2015 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को कंबाइंड करके आपको दे दिया जाए। और इसी तरह की जो क्लासेस हैं आपको हर सब्जेक्ट की देखने को मिल जाएंगी। तो अभी आज की हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो सी टेट और यू टेट में जो ईवीएस का अंतर होता है वो काफ़ी होता है। क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो सी टेट से मिलते जुलते होते हैं, परंतु क्योंकि सी टेट और यू टेट में जो ईवीएस का लेवल है ना, इनके लेवल में जमीन आसमान का अंतर होता है। इनके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको ईवीएस की वीडियो देता हूं, ताकि आपके जो नंबर हैं ईवीएस के अंदर तो पूरे के पूरे आ ही जाएं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम कर लेते हैं स्टार्ट जल्दी से। तो देखो, सबसे पहला जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2015 का, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले 15 का करेंगे, फिर 16 का, फिर 17 का, फिर 18 का, फिर 19 का, ऐसे ऐसे 2024 तक हम डिस्कस करेंगे। तो 2015 का ये हमारा पेपर है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। तो कौन सा स्रोत ऐसा है जो कभी भी प्रदूषण नहीं करता है। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण होता है। कोयला, कोयला के जलने से ही प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से भी प्रदूषण होता है। जबकि सौर ऊर्जा एक ऐसा माध्यम है, सौर ऊर्जा कहते किसे हैं, तो भाई सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, वायुमंडल की जितनी परतें हैं उनका क्रम है उसको भी अच्छे से ध्यान रख लेना है। क्षोभमंडल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दूसरा, मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होंगी वो सारी की सारी इसी में होती है। जैसे हम कह सकते हैं आंधी, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, ओला गिरना, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है, जब पर्यावरण के अंदर SO2 और NO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तब अम्लीय वर्षा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। सुवेद जीव ये भी है, आपत्तिग्रस्त जीव ये भी है। जबकि ये सभी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेड डाटा बुक के अंदर ये जो तीनों ऑप्शन है ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं।
ठीक हो गया। अगला आता है कि भाई ये जो रेड डाटा बुक है इसको जारी कौन करता है, तो ये करता है IUCN। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक चारण का परिणाम है, तो अत्यधिक चारण का क्या परिणाम हो जाएगा। देखिए, चारण का मतलब होता है जानवरों के चरने से, कि जब हम किसी भी एक स्थान पर अत्यधिक जानवरों को चराते रहते हैं यानी कि ग्रेजिंग कराते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण नहीं। क्योंकि देखिए, अगर जानवर जाएंगे, जब एनिमल्स किसी भी मैदान पर चरेंगे तो वो क्या होगा, गोबर करेंगे, तो उससे मृदा प्रदूषण तो होगा नहीं, यानी कि मृदा की उर्वरकता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये नहीं हो सकता। ताप प्रदूषण ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगला मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उससे क्या होता है, मृदा उनकी कट जाती है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसका क्षरण हो जाता है। जब आंधी तूफान या फिर बरसात होती है तो ऊपरी क्षरण क्या होती है, बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे उस जगह की जो मिट्टी होती है वो कटकर चली जाती है, उसी को हम मृदा अपरदन भी बोल देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। तो जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा, तब क्या होता है, जो जैव विविधता होती है वो बढ़ती रहती है। क्योंकि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जो तापमान होता है, तापमान में वृद्धि होती है भी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो साथ साथ में क्या होगा, जो वर्षा होती है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, और जब वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा, वहां पर जैव विविधता भी अधिक देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया, ये हमने बताना है। यानी कि आप जो ईबीएस है किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ते हैं, तो आप ईबीएस जो है वो तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिकतर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भूस्खलन होता है यानी कि पहाड़ों का खिसक कर गिरना। तो भाई ये कहाँ पर होगा, ये होगा वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा पहाड़ पाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाएंगे, और ये पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हिमालय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित युग्म को हमने नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो कलर का होता है, बिल्कुल सही है। फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कंटूर कृषि भूमि अपर्दन होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। जो कंटूर भूमि होती है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेतियां बनाकर खेती करते हैं। जब हम सीढ़ीदार खेत बना लेंगे तो उससे होगा ये कि इससे क्या होगा, जो जल संरक्षण है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, भूमि अपर्दन होगी ही नहीं, यानी कि भूमि की जो ऊपरी परत है उसका तो संरक्षण हो जाएगा, परंतु यहाँ पर अपर्दन कहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, और गलत ही यहाँ पर पूछा है, नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सजीवों में ऑक्सीसोर्प्शन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है, कि जब सजीवों के अंदर जो ऑक्सीसोर्प्शन होता है तो उसके अंदर कितनी जो ऊर्जा होती है वो निकलती है। यानी कि जब आपके अंदर एस्पिरेशन होता है तो वहां पर 673 किलो कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि, तो बाढ़ से जो समोद्भिद होते हैं वो क्यों मर जाते हैं। देखिए, समोद्भिद का मतलब है कि एक प्लांट है, यहाँ पर ये मान लिया हमने प्लांट है, कि बरसात आई तो बरसात आने से क्या हुआ, ये प्लांट सारा का सारा पानी के अंदर डूब गया, तो ये मर जाएगा। तो ये क्यों मर जाएगा, कारण ये बताना है। देखिए, कहीं पर क्या होता है, ये डूब जाता है, या फिर ये होता है इसकी जड़ में बहुत दिन तक पानी रुका रहता है, तो उसको हम समोद्भिद बोल देते हैं। ठीक है, तो उससे होगा ये मरेगा क्यों, कोशिका का रस पतला हो जाता है, ऐसा नहीं है। मूल में शोषण रुक जाता है, ये बिल्कुल सही है, कि जब पानी भरा रहेगा तो जो पौधा है जो रेस्पिरेशन करता है वो रुक जाएगा, और रेस्पिरेशन के रुकने से क्या होगा, वो पौधा मर जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप सभी को पता होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपके ईबीएस के एग्जाम में इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक बिल्कुल सही, अपघटक ये भी बिल्कुल सही, उपभोक्ता बिल्कुल सही, ये सभी यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं,
ह्यूमस के निर्माण में आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई ये ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस को हम बायो फर्टिलाइजर भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, बायो फर्टिलाइजर। यानी कि जब जितने भी पेड़ पौधे, आदमी या कोई भी जितने भी सजीव चीज होते हैं, जब वो मर जाते हैं, मरकर जब सड़ गल जाते हैं ना, तो जो वो खाद जैसी संरचना बनती है उसी को हम ह्यूमस बोल देते हैं, ठीक है। अगला है कि डीडीटी क्या है। तो डीडीटी क्या है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि आजकल क्या है, जो डीडीटी है उसको बैन कर दिया गया है। बैन करने का कारण ये है कि जो डीडीटी है अगर हम इसको अपने वातावरण में या कहीं पर भी डाल देते हैं तो ये गलता ही नहीं है, खराब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक हमारे पर्यावरण के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर ये पानी के माध्यम से किसी तालाब के अंदर चला जाता है तो वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं, वो इसको खा लेती हैं, वो इनके अंदर चला जाता है, और फिर जब आदमी इन मछलियों को खाता है तो फिर यही जो डीडीटी है ये आदमियों के अंदर आकर बहुत सारी बीमारियां करता है। यानी कि ये क्या है, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, यानी कि ये घटता ही नहीं है, खत्म होता ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो सागर में उगने वाले खरपतवार होते हैं वो किसका स्रोत होते हैं, तो वो होते हैं आयोडीन का। जो सागर में उगने वाले खरपतवार हैं वो आयोडीन का मुख्य स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो जो मोनाल है वो उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भी मोनाल क्या है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसके साथ साथ वो किसी और राज्य का भी है, तो वो किसका, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। उत्तराखंड का पड़ोसी ही राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसका क्या है, ये राज्य पक्षी है। अगला है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है हम किसमें नापते हैं, तो वो नापते हैं हम डोप्सन इकाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था रैणी गांव से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। तो भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है, तो ये करता है सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। अगला है कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण संबंध की जो एक संकल्पना ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो कभी हो ही नहीं सकती है। जब ऋणात्मक नहीं होगी तो ये सभी वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। बच्ची धनात्मक बिल्कुल सही है कि भी धनात्मक ही होती है। मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है, एक धनात्मक संकल्पना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि कि अगर हम किसी भी खाद्य श्रृंखला को देखते हैं तो उसकी जो प्रथम कड़ी होती है वो सदैव हरे पादप होते हैं। वो क्यों होते हैं, यहाँ पर यह पूछा गया है भाई क्यों होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी हरे पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं ये विस्तृत रूप में फैले होते हैं, फैले तो होते हैं पर ये कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। अगला वे मृदा से जुड़े होते हैं, भाई जुड़े तो होते हैं पर ये भी एग्जैक्ट कारण नहीं है। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, और यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो लगभग 71% जो है पृथ्वी की सतह का भाग जल से घिरा हुआ है। नॉर्मली हम इसको 70% पढ़ते हैं, परंतु अगर हम 70% के आसपास देखेंगे तो जो 71% है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड C का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि भाई जो यमुना का जल है उसकी जो गुणवत्ता है कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाई जाए, जिससे लोग उसको पी सके। तो यहाँ पर ये जो ग्रेड C है, इस ग्रेड C का अर्थ क्या है ये हमने बताना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए शुद्ध जल, शुद्ध तो नहीं हो सकता, यहाँ पर लिखा है ना कम से कम, तो शुद्ध तो नहीं हो सकता। थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित जल, हाँ इसको हम एक बार थोड़ा सा बोल सकते हैं औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल, यानी कि कम से कम लोग पीने योग्य तो इसको बना ही सके, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से रोग द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। यानी कि इसमें क्या है, एक साइड तो रोग दिए गए हैं और दूसरी साइड उससे प्रभावित अंग दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो पीलिया है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया करता है हमारे लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि पहले से 3 मैच होगा। दूसरा है रेबीज,
तो रेबीज किसको प्रभावित करता है? तो जो रेबीज होता है हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो इससे ये मैच कर जाएगा। एड्स एड्स किससे होता है भाई? ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, और फाइलेरिया हमारे लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 3 4 2 1, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का जो मूल्यांकन करना है, ये किसका उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र का, नहीं, भावनात्मक क्षेत्र का, बिल्कुल सही, यानी कि ये हमारे भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि जल संरक्षण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र में जल संरक्षण किया जाता है, तो जो जल संरक्षण करने की विधि होती है उस क्षेत्रीय भाषा के अनुसार यहाँ पर कौन सा नाम नहीं दिया गया है, नहीं हमने बताना है, यानी कि गलत यहाँ पर बताना है। तो गलत का आंसर गलत ही होगा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में खादिन कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। बिहार में आहार कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कर्नाटक में कांदी कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा कि कर्नाटक में जो जल संरक्षण की विधि होती है इसको कांदी नहीं कहते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में इसको हम एरिस ही बोलते हैं, तो आपने ये भी ध्यान रख लेना है कि कहाँ किसको क्या बोला जाता है। राजस्थान में खादिन, बिहार में आहार, और तमिलनाडु में एरिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला, स्मोग या धुंध बनता है, तो स्मोग या जो धुंध होता है वो किससे बनता है? तो धुएं तथा कोहरे से, बिल्कुल सही। जो स्मोग होता है वो धुएं और कोहरे के मिलने से बनता है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2015 वाले पेपर का। हालांकि ये तो अभी सिर्फ अभी हमारा 2015 का पेपर चला, इसी तरह से सारे 2024 तक पेपर चलेंगे। तो 2015 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमने सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, जीव और संग्रहण, कि इन जीवों का संग्रहण क्या कहलाता है, यहाँ पर हमने ये बताना है। तो मछली, भाई मछली को जब हम संग्रहण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्वेरियम, क्योंकि मछली को हम एक्वेरियम में रखते हैं। केंचुआ को हम रखते हैं टेटेरियम में। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। केंचुआ शायद आपने ना पढ़ा होगा। तितली को हम रखते हैं बाइबेरियम में, तो तितली को हम बाइबेरियम में रखते हैं, और साग को हम हर्बेरियम में रखते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा 3 4 2 1, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 2015 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 2016 के पेपर पर। तो ये जो अब हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2016 का। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से रबी की फसलें हैं, तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं ये हमने बताना है। तो आप पहला यहाँ पर ऑप्शन है धान और चना। तो धान और चना, देखिए धान जो होती है वो रबी की फसल नहीं होती है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला है कि गेहूं और मक्का, तो गेहूं तो रबी की फसल होती है परंतु मक्का नहीं होती है, जिसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। अगला है मक्का और धान, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। चना और गेहूं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चना और गेहूं होते हैं ये रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। पौधों को हम वायुमंडल का शुद्धिकारक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती तो है, परंतु इसकी वजह से हम शुद्धिकारक नहीं बोल सकते, तो इसलिए इसका ये सटीक आंसर नहीं है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है परंतु ये इसका आंसर नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई शुद्धिकारक यानी कि अशुद्धियों को दूर करेगा। अशुद्धियों को दूर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसमें पौधे क्या करते हैं? CO2 को तो ले लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। इसको इंसान अपने काम में ले लेते हैं, यानी कि इंसानों की जो अशुद्धि है CO2, इसको ये यूज कर लेते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ये क्या कर लेते हैं? यहाँ पर इसका शुद्धिकरण करते हैं, इसीलिए इसको शुद्धिकारक कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था जल संरक्षण के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो राजेंद्र सिंह हैं इनको वाटरमैन भी कहा जाता है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं? तो ये होते हैं, देखिए जितने भी हमारे घरेलू मवेशी होते हैं या भेड़ होते हैं, ये जो मलमूत्र त्यागते हैं तो उससे मीथेन गैस बनती है, और ये हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। तो वनों के कटान का जो प्रमुख परिणाम है वो कौन सा है? तो पहला है, देखिए लिखा है यहाँ पर, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण का प्रभाव। तो देखिए ये तो बिल्कुल हमारा सही लग रहा है कि इससे ऐसा ही होता है, जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है। भाई वनों को हम काटेंगे तो जल चक्रण भी हमारा बिगड़ जाएगा, ये भी सही है। मृदापर्दन, वनों के काटने से मृदापर्दन होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि तीनों ही सही है और तीनों हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नदी मुहानों के लक्षण हैं। नदी मुहानों के क्या लक्षण है? तो ताजा एवं खारा जल, नदी मुहानों पर ताजा एवं खारा जल मिलता है, बिल्कुल सही है। समृद्ध जैव विविधता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिक उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो एक खाद्य श्रृंखला के द्वारा जो घातक रसायन होते हैं उसकी जो निरंतरता बढ़ती चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम जैव सांद्रण। ठीक है, तो जैव सांद्रण उसको बोला जाता है। हम देखो आपको यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यानी कि हमने एक जलीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले लिया। तो सबसे पहले क्या होता है, जलीय खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। उसके बाद दूसरा लेवल आता है जू प्लैंक्टन का। उसके बाद तीसरा लेवल आता है कि जो हमारी छोटी छोटी स्मॉल फिश होती हैं, तो जो स्मॉल फिश होती हैं वो आ जाती हैं। फिर हमारे पास लास्ट में लार्ज फिश आ जाती हैं। तो यही हमारा लेवल चलता है। तो यहाँ पर 4 लेवल हो गए। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनको कौन खाता है? जू प्लैंक्टन खाते हैं, और बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खा जाते हैं। और जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं ये इनको स्मॉल फिशेस खा जाती हैं। अब ये जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं इनमें जो बहुत सारे रसायन होते हैं तालाबों में वो इनके अंदर चले जाते हैं, वो छोटी मछलियों के अंदर चले जाते हैं। यानी कि जो स्मॉल फिशेस होंगी वो बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स खाएंगी, और जो लार्ज फिश होगी वो बहुत सारी स्मॉल फिश खाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा, इनके अंदर जो प्रदूषण की मात्रा होगी वो सबके अंदर जाती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसी को हम जैव सांद्रण बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो केदारनाथ जो अभयारण्य है ये कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो जल धारण क्षमता जो होती है वो चिकनी मिट्टी के अंदर सबसे अधिक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। तो बर्फ पर जो अंडे देने वाला पक्षी है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा पेंगुइन, क्योंकि देखिए पेंगुइन ही बर्फ के अंदर रहता है, इसलिए ये बर्फ के ऊपर ही अंडे देता है। अगला है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला है कि मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। तो मीजोजोइक जो युग था वो किस प्राणियों के युग के नाम से उसको जाना जाता है? तो ये जाता है सरीसृप जीवों का युग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये जो चेरनोबिल दुर्घटना है ये हमारी नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान दिलाता है? तो ये दिलाता है अनुच्छेद 51A। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय। तो देखिए चाय की हम खेती कर सकते हैं, ये कोई वन वाले में नहीं आ जाते हैं। रबड़ की भी खेती कर सकते हैं, शहतूत की भी खेती कर सकते हैं, और ये सारे के सारे गैर वन्य गतिविधि के अंदर आते हैं, और इनको हम व्यापारिक फसलों के अंदर भी गिन लेते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक फसलों का उदाहरण अगर आपसे पूछ लेता है तो ये सारी की सारी व्यापारिक फसलें आ जाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कौन सा भाग पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो ये रोकता है समतापमंडल, क्योंकि समतापमंडल के अंदर जो है वो ओजोन परत पाई जाती है, और ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। O3 का जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से मिलती है तो ये क्या करती है, एक ऑक्सीजन में टूट जाती है, और इसको हम नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि नवजात ऑक्सीजन किसके निर्माण में सहायक होती है? तो जो नवजात ऑक्सीजन होती है ये ओजोन के निर्माण में आवश्यक होती है। ठीक है, तो आपने इसका बिल्कुल ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो जो भूतापीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? वो हो जाएगा अपारंपरिक और नवीनीकृत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, तो जल चक्र को वन नियंत्रित करते हैं। और यही क्वेश्चंस अभी 2015 के पेपर में भी पूछा गया था, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं रिपीट भी हो जाते हैं, आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है, तो खाद्य, प्रकाश और स्थान के लिए किसमें अधिक संघर्ष होता है, ये हमने बताना है। नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रहे हों, बिल्कुल सही है कि देखिए नजदीकी संबंधित जितनी भी जातियां होती हैं और वो एक ही स्थान पर उगती हैं, तो उनके खाने की प्रॉब्लम आती है, उनको प्रकाश की प्रॉब्लम आती है और उनको स्थान की प्रॉब्लम आती है, और जिसके लिए उनमें आपस में ही संघर्ष होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कि देखिए नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों पर भाई अगर ये अलग अलग स्थानों पर होंगी तो इनमें स्थान के लिए तो कोई संघर्ष होना ही नहीं है। अगला है कि दूर से संबंधित जातियों, भाई अलग अलग अगर जातियां होंगी तो उनको खाद्य और प्रकाश के लिए कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा है दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों पर हो गई, भाई स्थान अलग है तो स्थान के लिए कोई संघर्ष होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं, तो किसकी आवश्यकताएं यहाँ पर होती हैं ये हमने बताना है। तो संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, बिल्कुल सही है कि भी अगर बच्चों को हमने पर्यावरण अध्ययन सिखाना है तो उसके लिए उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, बिल्कुल सही है कि बच्चों के अनुकूल परिवेश होना चाहिए। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है कि उनका जो आकलन होना चाहिए वो स्कूल आधारित होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी, यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं, तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के जो मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं वो कौन कौन से हैं। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही है। अगला है कि अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण अध्ययन को सीख रहा है और वो इनमें से कोई सी भी चीज़ें कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ें संकेत देती हैं कि ये बच्चा पर्यावरण अध्ययन को सीख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ भी ऐसा ही करती है। यह शिक्षार्थी की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमने नहीं बताना है यहाँ पर जो गलत है, गलत बताना है। ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान देती है, तो ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर हम अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या नहीं करते हैं, और नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, नहीं यानी कि गलत यहाँ पर बताना है। पहला है कि भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, रटना तो है ही नहीं, जहाँ पर रटने का नाम आ गया वही गलत हो गया, और गलत का आंसर गलत ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हमने क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगला है पेड़ों की कटाई घटाती है, तो पेड़ों की जब हम कटाई करते हैं तो उससे क्या कम होता है, वर्षा कम होती है, बिल्कुल सही है, आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, मृदा अपरदन कम नहीं होता, बढ़ता है, तो ये तो सारे गलत ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है ये मानव समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, यहाँ पर हमने ये बताना है। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो सभी अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगला है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मिनी माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, तो जो मिनी माटा रोग है ये प्रदूषण जनित रोग है, ये किसके कारण होता है। समुद्र में बिखरे तेल के कारण ये नहीं होता है, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, तो ये आर्सेनिक के कारण भी नहीं होता है, ये पारा के कारण होता है। औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने पर, ये बिल्कुल सही है कि जब जो औद्योगिक वेस्ट होता है, कचरा होता है और वो पारे से युक्त होता है
तो जब हम उस पारे से युक्त पानी को पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, मिनी माटा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी कि सूचीबद्ध को हमने सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो सूचीबद्ध में क्या दे रखा है, आप देखेंगे सूचीबद्ध में कुछ अधिनियम दे रखे हैं और सूची 2 में उनके ईयर दे रखे हैं कि कौन सा अधिनियम कब पास हुआ था या कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा अधिनियम है वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यहाँ पर हो जाएगा, ये जो हुआ था हमारा 1986 में हुआ था। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये हुआ था हमारा 1972 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण तथा जल संरक्षण अधिनियम, और जो जल संरक्षण अधिनियम है ये हुआ था 1980 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में हुआ था। यानी कि यहाँ से अगर हम मैच करते हैं तो 2 3 4 एक, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं अगले साल का पेपर। हाँ तो दोस्तों, मैं थोड़ा आप लोगों से थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैंने ये ईबीएस के जितने भी पेपर थे इन सभी की एक ही क्लास बनाई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, उसको अच्छे से एडिट भी कर लिया था। परंतु मेरे यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से जो लॉन्ग वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, अब इस वीडियो के 3 पार्ट बना दिए हैं। अब ये आपको ये जो वीडियो है 3 पार्ट में देखने को मिलेगी। हालांकि पूरी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बिल्कुल रेडी है, बस मैं इसको कट कट करके 3 पार्ट में अपलोड कर देता हूँ। अगेन आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ही क्लास में सारा दूंगा, पर लॉन्ग वीडियो अपलोड ना होने के कारण मुझको ये जो एक वीडियो है 3 पार्ट में देनी पड़ रही है, इसीलिए आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, तो ये जो तीनों वीडियो हैं जैसे ही अब मेरी अपलोड हो जाएंगी धीरे धीरे यहाँ पर आती रहेंगी, आपको देखने को मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। और ये जो वीडियो है मैं आपको जो यू टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उस सीरीज में आपको दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, वहां से जाकर जरूर से जरूर इनको देख लेना। ठीक हो गया, उसमें बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है वहां पर भी पड़े हैं और मैं और भी नए ऐड कर दूंगा उसमें, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, हाँ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।